ओके, सो बच्चों लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे, पर मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे उनमें मैंने 2 ही चार्जेस लिए थे, मल्टीपल चार्जेस नहीं लिए थे। तो आज अपन मल्टीपल चार्जेस वाला सिस्टम भी चालू कर सकते हैं। और मैंने आपको केवल एक स्ट्रेट लाइन में चार्ज दे दिए थे, डायरेक्शन बहुत इजीली दिख रही थी। तो अपन ऐसे भी कैसे देखेंगे जहाँ डायरेक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो पहली चीज लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। Vector form of Coulomb's law. Suppose I have two charges whose position vectors is known to be. मेरे पास दो चार्जेस है जिनका पोजीशन वेक्टर मुझे पता है. This is a charge q1, this is a charge q2, and they have position vectors of r1 vector and r2 vector. Now by our knowledge of displacement या अपना वेक्टर्स का जो नॉलेज है उससे हम बोल सकते हैं कि q1 से q2 वाला जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर जो q1 से q2 जाएगा वो मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस बोल सकता हूँ माइनस ऑफ r1 प्लस r2. r1 वेक्टर इज फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, सो माइनस r1 विल बी फ्रॉम चार्ज टू ओरिजिन. दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मुझे ये वेक्टर दे देगा, वेक्टर जॉइनिंग q1 एंड q2. इसे मैंने बोल दिया r वेक्टर. r वेक्टर इज अ वेक्टर जॉइनिंग q1 एंड q2 फ्रॉम q1 टू q2, या ऐसे मैं बोल देता हूँ r12, 1 से 2 का वेक्टर. ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1. नाउ अगर मुझे इस चार्ज q2 पे फोर्स लिखना है ड्यू टू 1, मुझे चार्ज q2 पे फोर्स लिखना है ड्यू टू 1, है ना. मैं मान रहा हूं कि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स आएगा रिपल्शन का. फोर्स विल बी लाइक दिस, इट विल बी ऑफ रिपल्शन. सो इट इज अलोंग द r12 वेक्टर. ये इस वेक्टर के अलोंग है ना. फोर्स ऑन सर रिपल्शन में सर चार्ज का साइन क्या होता है? क्या सर रिपल्शन के समय फोर्स का साइन क्या होता है सर? लाइक होंगे दोनों तो रिपल्शन होगा. ठीक है, चलिए अब अपन जब भी मैं कुछ समझा रहा हूं तो उसके बीच में कभी डाउट नहीं पूछना है. जब मैं कुछ आपसे रुक जाऊं फिर आप डाउट पूछ सकते हैं. तो F21 वेक्टर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, जिसे मैंने बोल दिया F21. F21 का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज फोर्स वेक्टर ऑन 2 ड्यू टू 1. तो इसे कैसे निकाले हम, ये निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड तो हम जानते ही है. फोर्स का मैग्नीट्यूड बिटवीन टू चार्जेस वो होता है q1 q2 बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. अब बीच की डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना, बस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. सो इट शुड बी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर. ये हो गया k q1 q2 बाय r स्क्वायर. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फोर्स वेक्टर मिल जाएगा. एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन. तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है. अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, एनी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं अपन. तो मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए था तो मैंने इसमें इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया. अब देखो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इज k q1 q2 बाय मॉड ऑफ r2 माइनस r1 होल क्यूब इनटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. अगर मुझे 2 पर फोर्स लिखना है ड्यू टू 1 तो यहाँ r2 माइनस r1 आ रहा है. ऐसे याद रख सकते हैं अपन कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 1 है तो पहले 2 बाद में 1 लिखो, है ना. और चार्जेस यहाँ पे q1 q2 मैंने अभी माने थे कि लाइक चार्जेस है, मैंने ऐसा मान लिया था एक जैसे है तो रिपल्शन था. अब अगर अनलाइक होंगे तो आपको अट्रैक्शन दिखाना के लिए बस डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी. तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी अगर तुम चार्जेस साइन के साथ रख दोगे. यहां पर अगर चार्जेस को साइन के साथ रख दोगे, पुट q1 एंड q2 विथ साइन. इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए q1 q2 को भी साइन डालो, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस. अब क्या होगा देखो, अनलाइक होंगे तो ऑटोमेटिक इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिक फोर्स की डायरेक्शन अट्रैक्शन की वजह से अंदर की तरफ हो जाएगी. तो हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस चार्ज को साइन के साथ डाल देना यहाँ पे और ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर देना तो हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा. तो दिस इज हाउ फोर्स कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म. इज दिस क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? जी सर. बच्चे बोल रहे हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, यस सर, आ गया. कोई भी डाउट किसी को कुछ भी पूछना हो
डायग्राम में R21 नो, दिस इज R12। वेक्टर्स में लिखने का तरीका यही होता है, 1 से 2 का वेक्टर इज R12, लिखने का तरीका यही होता है, वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 इज R12। ठीक है सर R21 और R12 की वैल्यू अलग अलग होंगी ना फिर तो? बिल्कुल सही, दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो बिल्कुल सही, दोनों अलग अलग होंगे। जैसे सर इसमें आपने R12 करा हुआ है, हाँ R2 माइनस वेक्टर ऑफ R1 वेक्टर ऑफ R2 माइनस वेक्टर ऑफ R1, तो सर वेक्टर तो मतलब R2 ड्यू टू 1 कैसे लिखेंगे अपन? वैसे लिख सकते हैं ऊपर जो आपने लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल उल्टा कर देना। ठीक है सर नीचे तो अपन ने फोर्स ली ना सर, फोर्स 2 ड्यू टू 1। अब जब फोर्स लिखने की बात कर रहे हैं तो ये करना है, पोजीशन वेक्टर अलग कीजिए, फोर्स अलग कीजिए। जी सर। पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका ये होता है, फोर्स लिखने का तरीका ये है। जब फोर्स मुझे 2 पे लिखना है ड्यू टू 1 तो मैं R2 माइनस R1 लिखूंगा, और अगर मुझे 1 पे लिखना है ड्यू टू 2, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, तो क्या कर देंगे, K Q1 Q2 तो सेम ही आएगा, नीचे इसको R1 माइनस R2 कर देना, 1 पे 2 की वजह से तो 1 माइनस 2 कर देना, इसका क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 क्यूब, ये वेक्टर जाएगा। जी और सर हम ठीक या है। तो ये भी यूज कर सकते हैं, दिस इज जस्ट नेगेटिव ऑफ फोर्स 1 2 वेक्टर बाय न्यूटन थर्ड लॉ। जितना 2 पर 1 ने फोर्स लगाया उतना ही 1 पे 2 फोर्स लगाएगा, बस नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे आप चाहे तो। समझ गए सर। चलो, तो अपन ने कुछ है ना फोर्स का वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा, इसको भी यूज करेंगे। इससे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो स्पेस में, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज था Q और उसके सामने यहाँ पर एक Q1 चार्ज था। Q1 चार्ज की वजह से इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, एंड लेट्स से दैट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 वेक्टर बोल दिया उसे। हमारे पास सपोज एक और चार्ज है Q2, Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो सपोज F2 वेक्टर है। मेरे पास सपोज और भी चार्जेस है स्पेस में, 3 4 5 ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेस है, तो बहुत सारे चार्जेस है, ये Qn चार्ज है, Qn का भी फोर्स लग रहा है लेट्स से इस डायरेक्शन में Fn वेक्टर। अब मुझे इस Q पर टोटल फोर्स निकालना है, तो किसी भी एक चार्ज का फोर्स तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि एक एक चार्ज का फोर्स लिखना बिल्कुल कूलम्ब लॉ यूज करके लिख सकते हैं। और टोटल फोर्स निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि सारे फोर्सेस को वेक्टरली जोड़ दो। फोर्स ऑन Q नेट जो होगा, फोर्स ऑन Q जो नेट होगा वो निकालने के लिए सारे फोर्सेस को जस्ट वेक्टरली ऐड कर दो, समेशन ऑफ Fi वेक्टर I is varying from 1 to n will give you the total force on one charge Q। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको वेक्टरली जोड़ दो, बस यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत ही सिंपल सी चीज है। किसी चार्ज पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, सबका एडिशन करो, टोटल फोर्स आ जाएगा, है ना, सिंपल। चलो, अब ये अप्लाई करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखना है, जैसे चार्जेस होना चाहिए फिक्स, चार्जेस होना चाहिए फिक्स, और चार्जेस बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा होने चाहिए, वो ऐसा नहीं कि भाई उनकी कुछ डायमेंशन हो। फिक्स इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि मान लो एक चार्ज Q था, Q1 था, ये रखे हुए थे, इनके बीच में मान लीजिए फोर्स यहाँ पे लग रहा था F वेक्टर, F1 वेक्टर। अब तुमने जैसे ही तीसरा चार्ज लाके रखा, Q2 लाके रखा, और ये चार्जेस फिक्स नहीं थे, तो देयर पोजीशन कैन चेंज। अगर तुम तीसरा चार्ज लाके रखते हो तो इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, और पोजीशन चेंज हो गई तो फिर फोर्स चेंज हो जाएगा, तब इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा था वही खुद ही बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो चार्जेस होना चाहिए फिक्स एंड दे शुड हैव वेरी स्मॉल डायमेंशन, मतलब ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्जेस हो अगर और फोर्सेस चार्जेस फिक्स हो तो फिर अपन ये फिनोमेना लगा सकते हैं, मतलब कि एक की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, दूसरी की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, एक एक इंडिविजुअल चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है सबको वेक्टरली ऐड करो तो टोटल फोर्स आ जाएगा। इसके लिए चार्जेस फिक्स होना चाहिए एंड डायमेंशंस नेग्लिजिबल। क्लियर? इज दिस लॉजिक क्लियर? यस, यस सर। वेरी गुड। अब हम मल्टीपल चार्जेस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं मल्टीपल चार्जेस वाले क्वेश्चन पहले तो थोड़े आसान क्वेश्चन दूंगा, धीरे धीरे वेक्टर्स ज्यादा टफ हो जाए कर देंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन तो कुछ आसान से ही लेते हैं अपन। लेट मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन पर
तीन चार्जेस रखे हुए, दिस इज अ क्यू चार्ज, दिस इज अनदर क्यू चार्ज एंड दिस इज अनदर क्यू चार्ज। ऑन अ स्ट्रेट लाइन तीन चार्ज रखे हैं, दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज r। चार्ज नंबर 1 2 3 मान सकते हो। तीनों पे फोर्स क्या है नेट बताइए, तीनों को फिक्स करा है फोर्स मैग्नीट्यूड में ऑन ईच चार्ज, बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहला करो। चलो एक और क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। ईशान, आपने जो आंसर दिया है आई मस्ट से दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आपने एफ क्या है तो बताया नहीं। तो आप इस तरह से आंसर थोड़ी दे सकते जब तक आप एफ बताओ नहीं कि क्या है। चलो पहला क्वेश्चन, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए सबका। मैग्नीट्यूड पूछा है बस मैंने तीनों चार्जेस पे। बीच वाले चार्ज का फोर्स तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, जीरो होना चाहिए, राइट। बीच वाले चार्ज पे जीरो होना चाहिए, और फर्स्ट और थर्ड पे सिमेट्री से सिमेट्रिक है तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आएगा। ये जो पहला चार्ज है इस बीच वाले की वजह से होगा रिपेल, और उसकी वजह से भी होगा रिपेल, तो दोनों का रिपल्शन फोर्स जस्ट ऐड कर देना है हमको। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा इस फर्स्ट चार्ज पे, इसको F1 बोल दिया, इन दोनों का हो जाएगा kq² बाय r स्क्वायर। सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r है, तो फोर्स 1/4 हो गया होगा, तो इसी का 1/4 kq² बाय 4r स्क्वायर। जब ऐड करोगे तो 5kq² बाय 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट फोर्स। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द चार्जेस एट द कॉर्नर्स। एंड बीच वाले पे देखोगे तो दोनों साइड इक्वल इक्वल चार्ज, इक्वल इक्वल डिस्टेंस, दोनों ही करेंगे इसे रिपेल, तो नेट जीरो, बीच वाले पे नेट फोर्स जीरो। आसान सा क्वेश्चन ये हो जाए, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैंने तीन चार्जेस दिए हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड बताया है, तीनों के बीच की डिस्टेंस बता दी है, बीच वाले चार्ज पे फोर्स बताना है, करो जल्दी से। बीच वाले चार्ज पे फोर्स बताना है आपको। सर 1 mc और -2 UC के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये 2 मीटर दिया है, ये 1 मीटर दिया है ना। सर 4.5 न्यूटन। चलो जब भी आंसर देना हो तो बोल के नहीं, क्योंकि सब बच्चे सुनते हैं, तो आप रिटर्न ही दिया करो, आंसर हमेशा रिटर्न। चलो करते। ये वाला क्वेश्चन करना था हमको, नेट फोर्स पूछा है 1 मिली कूलम चार्ज पे। 1 मिली कूलम जो बीच वाला चार्ज है उस पर हमें नेट फोर्स बताना है। तो दोनों तरफ से चार्जेस देखो क्या क्या है, यहाँ प्लस, इस पे कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस, प्लस एंड प्लस विल रिपेल,
So 1 millicoulomb will be repelled by this 1 microcoulomb. Now this is minus charge, so it will attract this charge. तो दो फोर्स लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, because their direction is same, so we can just add their magnitudes. The net force on 1 millicoulomb, let's say that force is F, so वो just इनको ऐड करना है. अब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? K, which is 9 into 10 power 9, Q1 Q2, ये मिली और ये माइक्रो, तो 10 power minus 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाय डिस्टेंस which is 1 उसका स्क्वायर. And for the second particle which is also applying attractive force, यहाँ पे चार्ज 2 है और डिस्टेंस भी 2 है, तो K Q1 into Q2, 1 milli into 2 micro, so it will be 2 into 10 power minus 9. माइक्रो मतलब 10 power minus 6 और मिली मतलब 10 power minus 3, है ना, तो 10 power minus 9 हो जाएगा. एंड डिस्टेंस नीचे 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. मीटर में ही डिस्टेंस दिए, ऐसा ही रेट में दिए. तो बस जो फर्स्ट टर्म आ रहा है देखो, ये 9 और ये कैंसिल हो गया, 9 बचा, दूसरा टर्म बचा 9/2, सो 9 + 9/2, ठीक है, 9 + 9/2, तो कितना हो जाएगा? 27/2 न्यूटन. दिस शुड बी द आंसर. ठीक है, चलो, वेरी गुड, 13.5 न्यूटन, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीकूलम, 1 मिलीकूलम, 1 मिलीकूलम, 1 मिलीकूलम, बहुत सारे 1 मिलीकूलम चार्ज रखे हैं. इनफाइनाइट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस. कहाँ रखे हैं? पहला 0 पर, दूसरा 1 मीटर पे, तीसरा 2 मीटर पे, उसके बाद फिर 4 मीटर पे, एंड सो ऑन. इस तरह से रखे. हाँ करो. सर ये जो अभी आपने जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया उसमें एक डाउट था. हाँ सर जैसे यहाँ तो सर आपको पता है इंट्यूशन से कि ये तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम ही आएगी, तो आपने इंट्यूशन क्या है? माइनस और ये प्लस, तो अट्रैक्शन हाँ उधर ही सर. आएगा. हाँ पर अगर हम एल्जेब्रिकली ऐड करें, अगर तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स प्लस चार्जेस का साइन पता होना चाहिए, जिससे आप फोर्स का डायरेक्शन समझ पाओ. जब तक फोर्स की डायरेक्शन पता नहीं रहेगी हम कर नहीं पाएंगे, है ना. सर प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन के हिसाब से तो हम डायरेक्ट एल्जेब्रिकली अगर ऐड करें तब भी हमको नहीं होता ना, वो वेक्टर होता था बेटा, वेक्टर सम था ना वहां पे. F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वेक्टर सम था. तो वेक्टर सम मतलब आपको मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ना है, आपको डायरेक्शंस का ध्यान रख के ऐड करना है. ओके सर. हाँ चलो, थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है? थर्ड क्वेश्चन में x = 0 पे जो चार्ज है उस पे फोर्स निकालना है. फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज व्हिच इज एट x = 0. फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज व्हिच इज एट x = 0. फाइंड फोर्स ऑन चार्ज व्हिच इज एट x = 0, है ना. F net on charge at origin. ओरिजिन पे चार्ज पे नेट फोर्स बता रहा है. करिए, डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा. यस करिए जल्दी से. पुराने 2 क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं, ये हो गए आपके. अगेन इनफाइनाइट चार्जेस एक्स एक्सिस से प्लेस करके दे रहा हूं. चलो करिए. काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मैं चेक करके बताता हूँ आपको. जस्ट अ सेकेंड.
चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। 1 मिलीकूलम 1 मिलीकूलम 1 मिलीकूलम सारे 1 मिलीकूलम चार्ज है और डिस्टेंसेस पहले दो के बीच की 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर अच्छा सॉरी इस ओरिजिन वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है तो यहाँ से 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर है, फिर ये 4 मीटर है ना। ओरिजिन से डिस्टेंसेस बढ़ते जा रही है और अगर आप ध्यान से देखें दिस इज इन जीपी, 1 मीटर का फिर डबल हो गया, फिर 2 मीटर का भी डबल हो गया 4 मीटर, तो डिस्टेंसेस डबल होती जा रही है, डिस्टेंसेस डबल होती जा रही है। तो चार्ज जो ओरिजिन पे उस पर जो नेट फोर्स होगा, पहले चार्ज दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्शन का फोर्स आएगा, रिपल्शन का फोर्स होगा तो वो लिखेंगे के Q1 Q2, के Q1 Q2 कॉमन ले लिया, सारे Q सेम है, Q स्क्वायर और ये डिस्टेंस 1 थी तो 1 स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है तो डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर आएगा। फिर थर्ड चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 4 मीटर है, उसका स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक चार्ज रखे इंफिनिटी तक चलते जाएगा ये। तो एफ नेट के इज 9 into 10 power 9 मिली मिली 10 power -6 हो जाएगा -6 एंड अंदर देखेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। तो ये जीपी बन गए हमारे पास इनफाइनाइट जीपी और कॉमन रेशियो 1/4 दिख रहा है इसका। तो a अपॉन 1 माइनस आर इसका सम होता है 9 into 10 power 3 into a अपॉन 1 माइनस r is 1/4। बस थोड़ा सा अरेंज करो यू विल गेट योर आंसर। 1 minus 1/4 is 3/4, 3/4 का 4 ऊपर गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 3 12, so 12 into 10 power 3 न्यूटन। दिस शुड बी योर आंसर। मैक्सिमम बच्चों का सही आया था, बहुत बढ़िया। इज दिस क्लियर? सभी बच्चे बताइए इज दिस क्लियर? अर्नव को तो क्लियर है, बाकी कशिश को भी क्लियर है, वेरी गुड। कुश शाह, सानिध्य को भी, पश्चिम को भी, अनंत को भी क्लियर, वेरी गुड। कुश शाह, रक्षित, ऋत्विक, ध्रुव बंसल, सौरभ भी क्लियर बोल रहा है। रक्षित गोयल, व्हाट अबाउट यू? सॉरी रक्षित नहीं, हाँ रक्षित कासत है और ऋत्विक गोयल है, सॉरी रक्षित कासत, रक्षित आप बताइए आपको क्लियर? ओके वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो है आपके सामने लिखा हुआ, अगेन इनफाइनाइट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, चार्ज एट ओरिजिन इज q naught and others are like this, that first is q, second is -2q, third is 3q, then -4q, 5q, फिर अगला -6q, ऐसे चलते जा रहा है। और कहाँ रखे हुए, एक तो ओरिजिन पे 0 पर था, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर एंड सो ऑन। तो ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए, ओरिजिन पे चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स निकालना है। करो सिमिलर क्वेश्चन, सीरीज वाला क्वेश्चन करिए। इनफाइनाइट चार्जेस रख दिए एक्स एक्सिस पे, दिमाग लगाओ, 2 सीरीज नहीं एक ही सीरीज बनेगी। अच्छा वो 1 मिली और मिली तो 10 पावर -6 हो जाएगा ना बेटा, मिली मतलब 10 पावर -3 होता है ना, मिली मतलब 10 पावर -3, तो 10 पावर -3 into 10 पावर -3, -4q 4 मीटर पर है, 5q 5 मीटर पर है, मतलब जितना जो चार्ज है वो उतने मीटर पे रखा है। 5 मीटर पे, 4 मीटर पे, 3 मीटर पे, और साइन बदल रहे देखो, इवन चार्जेस का साइन नेगेटिव, ऑड का प्लस। आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर इज नॉट 0।
नहीं, ईशान गलत है। यहाँ पर सीरीज बनेगी और आपको वो सीरीज याद होनी चाहिए, अदरवाइज तो आप कर ही नहीं पाएंगे। वो सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो चलो मैं बताता हूँ कि क्या होने वाला है यहाँ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आधा तो सब कर ही लेते हैं, पर वो सीरीज बच्चे कई बार पता नहीं देती है। तो इस क्यू की वजह से इस क्यू सभी देखो चार्जेस का साइन अल्टरनेट बदल रहा है। तो पहला चार्ज इसको करेगा रिपेल और दूसरा उधर अट्रैक्ट करेगा, फिर तीसरा करेगा ये तीसरा करेगा रिपेल, चौथा अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस माइनस साइन हो जाएंगे चार्जेस के, फोर्स के। तो नेट फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो पहले दो के बीच में तो आया रिपल्शन मान लेते हैं पॉजिटिव है, के क्यू क्यू बाय 1/2। और फिर Q और इन दो के बीच में अट्रैक्शन है तो वो नेगेटिव कर देंगे, के 2Q इंटू क्यू नॉट बाय 2²। फिर इन दो में फिर रिपल्शन होगा तो रिपल्शन को फिर पॉजिटिव ले लेते हैं, के 3Q इंटू क्यू नॉट बाय 3²। और फिर माइनस और प्लस है तो फिर अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, के 4Q इंटू क्यू नॉट बाय 4² एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलते जाएगी, ये इंफिनिटी तक चलते जाएगी। ठीक है, तो ये इधर पुराने क्वेश्चन का लिखा हुआ था, ये हटा देता हूं मैं। ये इधर इंफिनिटी सीरीज जा रही है। अब इस सीरीज में देखो कॉमन आ रही है बहुत सारी चीजें, तो के क्यू क्यू नॉट कॉमन है। अंदर देखोगे तो 1 माइनस, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2², यू विल लेफ्ट विथ 1/2। नेक्स्ट टर्म शुड बी 1/3, नेक्स्ट टर्म इज 1/4 एंड सो ऑन। ये सीरीज चलते जाएगी। तो आपके पास ये सीरीज बन रही है 1 minus half plus 1/3 minus 1/4 and so on. This is series of ln2. This is series of ln2. मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे ln1 plus x. This is x minus x² by 2 plus x cube by 3 minus x² 4/4 plus x² 5/5 and so on. इन्फिनिटी तक ये चलते रहता है। तो log 1 plus x की सीरीज ये होती है जिसमें x को 1 डाल दो। अगर x को 1 डाल दो तो ln2 becomes 1 minus half plus 1/3 minus 1/4 and so on. And this is same thing. So this is series of ln2. ये आपको याद होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, याद नहीं थी तो अब याद कर लीजिएगा। तो आंसर शुड बी दिस, k q q नॉट ln2। आंसर शुड बी k q q नॉट ln2। बताइए, आया समझ में? ये ln1 plus x की सीरीज आपको अभी मैथ्स में सिखा दी जाएगी, तो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सब मैथ्स में हो जाता है। ठीक है, तो ln2 की सीरीज भी आपको मैथ्स में सिखा दी जाएगी। अब ln2 की सीरीज अगली बार याद होना चाहिए आपको। क्या है क्वेश्चन समझ में आया? बताइए। यस, चलिए वेरी गुड, है ना। तो इसमें ln2 की सीरीज बस एक इंपॉर्टेंट चीज थी, बाकी तो सब कर सकते थे आप। अब अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं सब मैंने ना एक लाइन में चार्ज रख के दिए थे। अब थोड़ा सा लाइन से बाहर चलते हैं, है ना। तो लाइन से बाहर चल के अब प्लेन में ज्योमेट्रीज में सबसे आसान ज्योमेट्री बना सकते हैं ट्राइंगल। तो अब मैंने ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस पे चार्ज रख दिए। अगला क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस पे चार्ज है क्यू क्यू एंड क्यू। ट्राइंगल की साइड ए, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सारी साइड ए ही लेंथ की होगी। अब किसी भी एक कॉर्नर पे चार्ज पे फोर्स क्या होगा बताओ, जल्दी से निकालो। ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस पे क्यू क्यू चार्ज है और तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड लेंथ ए है, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स क्या होगा बताओ। ट्राइंगल के बाद नेक्स्ट ज्योमेट्री अपनी आ जाएगी स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज क्यू 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 है, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालो। करो, दोनों क्वेश्चन करो। ठीक है, काफी बच्चे मुझे रिप्लाई दे रहे। ऋत्विक, ईशान, वेरी गुड। पुराना क्वेश्चन हटा देता हूँ। काफी बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आ रहा है। अगर मैं किसी को हाँ या ना नहीं बोलूँ आपका सही है गलत, तो टेंशन मत लिया करो इसकी। ठीक है, कई बार देख ही नहीं पाता हूं मैं। तो 3 चार्जेस क्यू 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 रखे थे। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। तीनों आइडेंटिकल है तो ऑफ कोर्स रिपल्शन होगा। दिस चार्ज क्यू विल बी रिपेल्ड बाय दिस, आल्सो इट विल बी रिपेल्ड बाय दैट चार्ज।
सिमेट्री है तो इक्वल इक्वल रिपल्शन फोर्स आएगा, है ना। सिमेट्री से फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, कितना होगा k q1 q2 q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय a स्क्वायर, और ये एंगल 60 आने वाला है बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल होता है। तो ऑफ कोर्स दो सेम फोर्सेस है तो रिजल्टेंट शुड बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर, सो f cos 30 शुड बी 2f cos 30, रिजल्टेंट आना चाहिए 2f cos 30 व्हिच इज √3/2, तो 2 कैंसिल कर दो, ये आ गया आंसर। तो वेक्टर एडिशन बस फटाफट करते आना चाहिए, ठीक है। √3 kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दिस शुड बी आंसर। ऋत्विक नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए ऋत्विक ने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज दे दिए, अब जैसे इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं अपन, इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से भी रिपल्शन सेम मैग्नीट्यूड का होगा, मान लो वो f है, f इज k q1 q2 बाय r स्क्वायर, मतलब k q1 q बाय a स्क्वायर, डिस्टेंस a मान लेते हैं स्क्वायर की। एंड थर्ड जो चार्ज है वो डायगोनल पे, तो दिस लेंथ शुड बी मोर, ये ज्यादा होगी, कितनी होगी √2a, है ना। इफ साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज a देन दिस साइड शुड बी √2a। डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस जितने टाइम बढ़ाई उसका स्क्वायर टाइम फोर्स कम हो जाएगा, √2 का स्क्वायर विल बी 2, तो 2 टाइम फोर्स कम हो गया। तो ड्यू टू दिस चार्ज द फोर्स ऑन दिस चार्ज शुड बी q by f/2, बिकॉज डिस्टेंस √2a तो फोर्स f/2। तो ये तीन फोर्सेस आ गए। अब एंगल पता है आपको, क्योंकि स्क्वायर है तो 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो बस इस f का cos 45, इस f का cos 45 और बीच में f/2, तो नेट फोर्स हो जाएगा, एक तो f/2 पहले से ही है और दोनों f के cos 45 मतलब f/√2 फोर्स आ रहा है, तो इसे f कॉमन ले लो, f हो जाएगा kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर, पहला 1/2 का टर्म, दूसरा √2 मतलब √2, दिस शुड बी द आंसर। समझ में आया? देख लीजिए अच्छे से सब बच्चे, आ रहा है कि नहीं है समझ में? चलो वो हो गया है, तो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, एक हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। सपोज दिस इज रेगुलर हेक्सागोन, मान लो रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, उतना अच्छा बना नहीं, अज्यूम दिस इज अ रेगुलर हेक्सागोन। इस रेगुलर हेक्सागोन के हर वर्टाइस पे एक चार्ज है q, हर वर्टाइस पे चार्ज है q, साइड लेंथ इज a, किसी भी एक पर नेट फोर्स कितना होगा बाकी की वजह से निकालो, करो। रेगुलर हेक्सागोन है, साइड लेंथ आर इक्वल a, हर वर्टाइस पे चार्ज q, किसी भी एक कॉर्नर पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालो बाकी की वजह से, करो। ये क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं पुराने वाले, इनमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस रक्षित, चलो इनमें कोई डाउट नहीं तो हटा रहा हूं मैं। ये करो जल्दी से, हेक्सागोन QQ charges on each vertex, total force on any charge, anywhere किसी कॉर्नर के। वेरी गुड, आंसर आ गया ऋत्विक का, बहुत बढ़िया। ऋतिक का है ना, हाँ नहीं ऋत्विक सही बोला था मैंने, ऋत्विक का आंसर आ गया। चलो मैं भी कर देता हूँ, है ना, फटाफट करेंगे, जल्दबाजी मतलब आराम से करेंगे, आपको समझ में आया, बट आपको फिर भी फास्ट करना है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी एक चार्ज को ले लेते हैं जिससे फोर्स निकालना है, चलो इसको ले लेते हैं, इस पे फोर्स निकालना है। अब ऊपर नीचे सिमेट्री है, हमें दिखना है सिमेट्री है। लेट्स से इस चार्ज और इस चार्ज से जो इस पे फोर्स आएगा वो F है ना, F कितना होगा, F शुड बी K
Q1 Q2 बाय डिस्टेंस a का स्क्वायर, तो k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर को मैंने f बोल दिया। तो इस चार्ज से फोर्स f, इस चार्ज से फोर्स f अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस फोर्स होगा, इनका रिजल्ट अलोंग दिस लाइन होना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री, है ना, अलोंग दिस लाइन होना चाहिए। अब ये लाइन, ये यहां से ये इनके बीच में एंगल कितना था, टोटल 120 एंगल था, टोटल हेक्सागोन है तो ये 120 एंगल होता है, तो दिस हाफ एंगल शुड बी 60। इसका मतलब ये f और f में यहाँ 60 एंगल है, ठीक है। तो इन FF का तो रिजल्ट यहाँ पे f cos 60 हो जाएगा। तो मुझे इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से फोर्स दिखेगा 2f cos 60, ठीक है। ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज नेट फोर्स शुड बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज 2f cos 60। तो पहले इन दोनों का तो देख लिया अपन ने फोर्स क्या है ना, इनको अब साइड करते हटाते इनको। चलो फिर इसको देख लेते हैं, ये क्योंकि मुझे आसान दिख रहा है, सिमेट्रिक रखा है, क्योंकि इससे डिस्टेंस क्या होगी यहाँ की, इससे डिस्टेंस क्या होगी, तो सेंटर से जब अपन ज्वाइन करते हैं साइड्स को, सेंटर से साइड्स को ज्वाइन करते हैं तो ये 60 और ये भी 60 डिग्री एंगल हो जाता है। तो ये अगर A है तो ये भी है, ये भी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, एंड दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सेंटर से वर्टाइस को ज्वाइन करने वाली लाइन A हो जाएगी, और ये भी A है, तो टोटल 2A। डिस्टेंस इज बिकमिंग डबल 2A, तो फोर्स शुड बी 1/4, फोर्स शुड बी 1/4। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा यहाँ पर दैट शुड बी f/4, इसकी वजह से जो यहाँ पे फोर्स आएगा दैट शुड बी f/4। तो इसमें f/4 और ऐड कर दो, हमने 2 का फोर्स लिख दिया था, अब तीसरा चार्ज का फोर्स भी आ गया, f/4 वो भी ऐड कर दिया, तो इसका फोर्स भी लिख दिया, इन दो का भी लिख दिया। अब बचे ये 2 चार्ज, इन दोनों का फोर्स लिखना बाकी है ना। अब इन दोनों का फोर्स कितना आएगा, पहले तो इनकी अपन डिस्टेंसेस वगैरह निकाल लेते हैं। इनको यहां से ज्वाइन करूं अगर मैं, ऐसा एक ट्रायंगल जैसा देखो बनेगा, एंड दैट शुड आल्सो बी एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हटा दो, अगर मैं आपको वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बताता हूँ, सिर्फ बाकी चीजें हटा के, ठीक है। नाउ आई एम ज्वाइनिंग दिस चार्जेस जिनका फोर्स निकालना बचा है टू द चार्ज जिसपे फोर्स निकाल रहे हैं। अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे देखो तो सिमेट्री है, अल्टरनेट चार्ज को ज्वाइन कर रहे हो आप, तो दिस शुड बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस शुड बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड इफ दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, है ना, सिमेट्रिक लाइन से 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। इसका मतलब इस चार्ज का जो भी फोर्स होगा दैट इज अलोंग दिस लाइन, दैट इज अलोंग दिस लाइन, और इस चार्ज का जो भी फोर्स है वो अलोंग दिस लाइन है, ये 30 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको। ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज जो फोर्सेस आएंगे वो 30 पर आएंगे। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा मुझे सोचना है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ, बिकॉज अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मुझे सेंटर से ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है मुझे डिस्टेंस पता है A है, मुझे ये भी डिस्टेंस पता है A है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा A cos 30, so this length should be √3 है, ये लेंथ होना चाहिए √3 है ना। कैसे निकाला मैंने, दिस लेंथ वाज A, दिस एंगल वाज 30, so A cos 30, so it should be 2A cos 30 should be √3 है। तो ये √3 आ गई, बिकॉज डिस्टेंस √3 टाइम हो गई है, अब फोर्स में डिस्टेंस √3 टाइम, तो फोर्स f/3 हो जाएगा। तो I have f/3 and f/3 forces at 30 angle, so their component should be f/3 cos 30, f/3 cos 30, so I should add here 2f cos 30, 2f cos 30। now f is known to you, f कॉमन लेके f की वैल्यू लिख दो और अंदर जो भी है वो सॉल्व कर दो, so k q square by a square multiplied by this 2 cos 60, cos 60 is half, so it will be 1, the second term is 1/4, and the last term cos 30 √3/2 into 2 should be √3, so this should be the final answer। ये होना चाहिए हमारे पास नेट फोर्स on one of the charge। 1 plus 1/4 is 5/4, you can write this as 5/4, k q square by a square 5/4 plus √3, this should be the answer। समझिए अच्छे से, क्या क्लियर है आपको कैसे करा। चलो बच्चों का रिप्लाई मेरे पास आ रहा है यस, सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो लास्ट वाली टर्म में 2f/3 आएगा ना, देखो ये f/3 और f/3 cos 30 प्लस f/3 cos 30 2f/3 cos 30, तो यहाँ by 3 लगाना चाहिए मुझे, हाँ हाँ, तो ये लास्ट वाली टर्म में by 3 भी तो होना चाहिए था,
यस देयर शुड बी 1/3 टर्म हियर, ठीक है। हाँ तो 1/3 करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। मेक मिस्टेक हुई, आपने ध्यान दिया, वेरी गुड। चलो और कोई डाउट? मैंने बोला सही था, वो लिखने में मिस्टेक कर दी। और कोई डाउट? ओके वेरी गुड, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब अपन ने एक है ना प्लेन में चार्जेस को फैला के क्वेश्चन देखे थोड़ा सा। अब वेक्टर्स को यूज करते हैं। अभी तक मैंने वेक्टर को यूज ही नहीं कराया किसी क्वेश्चन में, मतलब मैंने वेक्टर एडिशन तो यूज कराया, पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया, तो वैसा चीज देता हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव थ्री चार्जेस, one is at origin, has a magnitude 1 millicoulomb. The other is at other has a magnitude -2 millicoulomb, and its position vector is known to you, its coordinate is known to you, is 4,3 meters, 4 meter, 3 meters. And the last one is at a position of 8,1 और उसका मैग्नीट्यूड भी 2 मिलीकूलम है, उसका मैग्नीट्यूड भी 2 मिलीकूलम है। Now find net force on the charge at origin. Find net force vector at the charge at origin. This is x-axis, this is y-axis. F net vector on charge at origin. करो, थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह दे दिया मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में, करिए एक बार इसको। पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। चलो दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है मैंने, जल्दी से पहला क्वेश्चन करिए। नहीं रक्षित, आपकी लिंक मैंने आज बना दी है, तो अगली क्लास से मैंने बोल दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया कि यही वाले लिंक भेजेंगे आपको, है ना, जिसमें आप लोग भी बोल पाएंगे, ऐसी वाले लिंक भेजेंगे। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया वो करो फटाफट। There is a charge at the origin. Two charges are placed and these positions force net on charge at origin. चलिए हाँ कोई बात नहीं ऋत्विक, 8,1 रूट में आ रहा है, चलने दो, अब वो दे दिया है। नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन निकालना है। यू मस्ट नो दैट अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ओरिजिन से यहाँ का वेक्टर जो होगा वो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा ये माइनस है और ये प्लस था, तो ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा।
तो जो एक F1 फोर्स लगेगा वो तो इसी R वेक्टर के अलोंग लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स है ये प्लस तो रिपल्शन का होगा, वो इस R वेक्टर के अपोजिट होगा। ऐसे दो फोर्स आएंगे, ठीक है। तो पहला फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है K 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 1 और 2, तो 2 मिली का 10⁻⁶ हो जाएगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हियर इट शुड बी 4 3 से 5 आएगी, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इज अलोंग दिस वेक्टर 4i + 3j, अलोंग दिस वेक्टर, तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो दिस इज अलोंग 4i + 3j बाय 5, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो उसका यूनिट वेक्टर बनेगा, तो दिस इज फोर्स मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से करा, तो ये तो पहला फोर्स आ गया। अब दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये है, इट इज अलोंग -r वेक्टर, तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं, इट शुड बी 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 1 and 2, सो 2 मिली कूलम में 2 × 10⁻⁶ होगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 8 and 1, तो स्क्वायर इसका आ जाएगा √80, 8 का स्क्वायर 64 + 1 65, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। देन वेक्टर from here to here it should be -8i - 1j, so -8i - 1j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इट इज √65, ये हो गया दूसरा फोर्स। बस बीच में प्लस लगा दो, थोड़ा सा अरेंज कर लो, योर आंसर। तो थोड़ा सा अरेंज कर लो, दिस नंबर इज गोइंग टू बिकम 10⁻³ एंड 9 × 8 सॉरी 18, और यहाँ पे भी 18 × 10⁻6 कॉमन हो जाएगा, और अंदर थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, अब वो सॉल्व करके लिख देना आप, ठीक है। चलो कुछ समझ में आ रहा है, बच्चे रिप्लाई करिए सब, इज इट क्लियर? यस, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है लेके लिख देता हूँ ना मैं, 9 × 18 × 10⁻³ तो कॉमन है, और बाकी चीजें क्या बच रही है अंदर, यहाँ पे 4i/5 अपॉन 25, तो अपॉन 125 हो जाएगा, 25 × 5 125, तो 4i/125, और यहाँ बचेगा 65 √65, तो 4/125 -8 अपॉन 65 × √65, दिस इनटू i कैप, और ये भी माइनस वाला टर्म है, तो 3/125 माइनस हियर 1/65 √65 j, ये पूरे के इनटू में j, दिस इनटू दिस, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। जो मैं कॉमन निकाल सकता था मैंने निकाल लिया, उसके बाद यहाँ i के इनटू में जो है वो एज इट इज लिखा है, यहाँ i के इनटू में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि माइनस साइन है, दोनों में से i कॉमन लिख दिया, वहां वो लिख दिया। अब थोड़ा सा और अगर सॉल्व हो पाए तो कर दो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो, ठीक है, दिस शुड बी योर आंसर। चलो ये क्वेश्चन अगर हो गया है तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है मैंने, है ना। इन नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव 2 चार्जेस q and q, and on the perpendicular bisector of course which will pass through midpoint, this is perpendicular bisector, वहां पे q0 चार्ज रखा है एट अ डिस्टेंस y, मिड पॉइंट से y डिस्टेंस पे q0 चार्ज रखा है। इस चार्ज पे फोर्स पूछ लिया, फोर्स ऑन द चार्ज q0, पहले तो इस चार्ज पे फोर्स निकालो, ये निकालो, जब तक इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। You have not multiplied 10⁻⁶ of q1 because q1 is also in mc. बेटे सारे चार्ज मिली कूलम में था ना, मिली मतलब 10⁻³ होता है ना, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज 10⁻6, तो 10⁻6 लिख दिया था ना मैंने मल्टीप्लाई करके। अनंत जिसका भी डाउट था, हाँ एफ, हाँ, और ऑलरेडी मैंने F1 जो था वो इस चार्ज में नेगेटिव साइन था, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर समझ चुका था अट्रैक्शन में है, तो मैंने डायरेक्शन समझ लिया था इस डायरेक्शन में है, तो मैं डायरेक्शन के साथ ही मैंने लिख दिया था, मुझे पता था इस आर वेक्टर क्या लाऊंगे, तो आर वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर निकाल के लिख दिया था, ठीक है। चलो वो हो जाए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब। ये पुराना क्वेश्चन में और कोई डाउट नहीं है तो हटा दो इसे, ओके।
सर आपने साइन कैसे लिया? मैंने साइन कैसे लिया? मैंने इसका साइन दिया था नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव होने से इनमें आएगा अट्रैक्शन। मुझे दिख गया था कि अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन की वजह से मैंने यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में दिखा दिया, ठीक है। और फिर इन दोनों में साइन सेम था, तो इनमें होगा रिपल्शन, तो रिपल्शन का फोर्स इधर दिखा दिया। और अट्रैक्शन का फोर्स इस वेक्टर के अलोंग ही है, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख दिया, और दूसरा वेक्टर आर वेक्टर का उल्टा होगा, इसलिए वहां माइनस लगा दिया, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर y के टर्म में आएगा, ठीक है। अच्छा, पूछ रहा है एम पर कोई चार्ज रखा नहीं क्या? नहीं, एम इज द मिड पॉइंट, एम पे कोई चार्ज नहीं। चलो ये पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। नाउ इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, इसके दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि Q0 पे फोर्स क्या होगा। तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, सिस्टम इज सिमेट्रिक बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो सिस्टम सिमेट्रिक है, तो इन दोनों पे इनके बीच का फोर्स ऐसा लगेगा, इनके बीच का फोर्स ऐसा लगेगा, और सिमेट्रिक होने से सिमेट्रिक फोर्स सेम फोर्स आएंगे, है ना, फोर्स सेम ही रहेगा F। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पर वर्टिकल से थीटा एंगल पर ही फोर्स आएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ये भी थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, तो दोनों F का ऊपर एडिशन शुड बी 2F cos थीटा, दोनों फोर्स का ऊपर एडिशन शुड बी 2F cos थीटा। दिस इज F cos थीटा, F cos थीटा, इधर रिजल्टेंट 2F cos थीटा। नाउ F का मैग्नीट्यूड बस रख दो, तो F कैसे लिखते हैं अपन? K Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस स्क्वायर, ये कितनी आएगी? दिस इज d/2 because total distance was d and this was midpoint, so this is d/2 and y, तो by Pythagoras theorem में डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, एंड मुझे उसका स्क्वायर लिखना है, इट शुड बी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4, ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया, तो ये आ गया 2f। नाउ मुझे cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो थीटा का cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज y, हाइपोटेन्यूज विल बी दिस टर्म, सेम टर्म, इसका रूट होगा बस, तो यहाँ पावर 3/2 कर दो और ऊपर y लगा दो। दिस शुड बी द फोर्स नेट। क्या ये फोर्स नेट समझ में आया आपको? कई बच्चों ने आंसर यही दिया था एग्जैक्ट, क्या ये क्लियर है? यस, वेरी गुड। चलो, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस फोर्स, इट हैज अ टर्म ऑफ y in numerator and there is term of y in denominator. If y is 0, numerator should become 0, भैया पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। 0 पर y जब 0 होगा तो फोर्स 0 हो रहा है, दिख रहा है हमको यहाँ पे, y 0 डालने पे फोर्स 0 आएगा। एंड इफ y is very large, numerator denominator becomes very large, that's why again फिर से 0 बनेगा। डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होने से डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हुई तो पूरा टर्म फिर से 0 होगा। तो दिस फोर्स इज 0 फॉर y 0 एंड फॉर y इंफिनिटी इट इज अगेन 0। तो जब y 0 है वहां भी 0 है, जब इंफिनिटी गया तब भी 0 है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका फोर्स का विथ y, वो ऐसा होना चाहिए कि 0 से चालू हो रहा है और 0 पे पहुंचना चाहिए बाद में, तो बीच में कुछ वैल्यू फिर वापस 0 पहुंच गया। और अगर मैं नीचे चले आता, यहाँ कहीं चार्ज होता, y को नेगेटिव करता, तो फोर्स इन दोनों के से नीचे आ जाता। फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव होने से मैं ऐसा बना दूंगा ग्राफ, सिमेट्रिक हो जाएगा, बस नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी सिमेट्रिक एंड ऐसा कुछ होना चाहिए। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट देयर इज सम वैल्यू ऑफ y एट विच फोर्स इज मैक्सिमम, देयर इज सम वैल्यू ऑफ y एट विच फोर्स इज मैक्सिमम, दिख रहा है हमको? There is some value of y at which force is maximum. तो सेकंड पार्ट में मैंने आपसे वही पूछ लिया था यहाँ पे, y for this force to be maximum। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि y की एक ऐसी वैल्यू आ रही है कि फोर्स मैक्सिमम है? क्योंकि देखो जितना दूर जाओगे ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होना चाहिए, पर दूर जाओगे थीटा कम होगा, थीटा कम होने से cos थीटा बढ़ेगा। तो दिस टर्म इज डिक्रीजिंग व्हेन y is increasing, but this term is increasing बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन y। तो ये थीटा बढ़ने, थीटा कम होने से cos थीटा बढ़ेगा। अब दो चीजों का प्रोडक्ट है, वन इज डिक्रीजिंग वन इज इंक्रीजिंग, तो उनका प्रोडक्ट पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ऐसा हो जाता है। जब भी ऐसा हो जाए ना तो आपको ऐसे ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। क्या समझ में आया? यस। चलो पार्थ, तो पार्थ मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर दो टर्म है हमारे पास,
है ना। ये जो फोर्स है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट इज डिक्रीजिंग। जैसे आप ऊपर जाओगे वाई बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, तो फोर्स तो कम होते जा रहा है। पर ये एंगल जो होगा ये बढ़ते, एंगल थीटा छोटा होते जाएगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा। तो y बढ़ाने से ये डिक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट पहले बढ़ता है फिर कम होता है ना, लाइक दिस। ये आप एक्सप्रेशन से देख सकते हो। एट y इक्वल टू 0 फोर्स शुड बी 0। y जब इंफिनिटी डालोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर विल बिकम वेरी लार्ज। इफ डिनोमिनेटर y इज वेरी लार्ज देन डिनोमिनेटर इज वेरी लार्ज, तो ये टर्म फिर से बहुत स्मॉल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से चालू होकर 0 ही जाना चाहिए, तो बीच में कुछ वैल्यू बढ़ना चाहिए ना, तभी तो फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, कभी तो ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अब हमें पता करना है कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम है, तो ये तो समझ गए कि मैक्सिमम होगा। अब किस वैल्यू पे होगा उसके लिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इफ f is max then df by dy should be 0। तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करो। अब मेरे पास आंसर जो है, डिफरेंशिएशन तो आपको याद है ना, क्योंकि मुझे ऐसा पता है, अभी डिफरेंशिएशन आपको रिकैप कराया है 12th में, आपके शुरू में डिफरेंशिएशन के भी लेक्चर्स हुए थे। तो इसका जो आंसर होता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा d/2√2। इस बार पर फोर्स मैक्सिमम आता है, और ये y की वैल्यू डाल के फोर्स कितना मैक्सिमम है वो भी याद रखना। चलो, इज दिस क्लियर? देखिए सब बच्चे, यस, ओके, वेरी गुड। कोई बात नहीं, अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, है ना, ये आंसर आएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो अपन ने क्वेश्चन देखा जिसमें फोर्स वेरिएबल आ रहा था और फोर्स का ग्राफ भी बना लिया, एक मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन एक और देता हूं मैं जिसमें फोर्स वेरिएबल आता है ना। तो एक और कोई सिचुएशन बना के देता हूँ, थोड़ा 3D कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन, आई हैव अ स्क्वायर, मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ थी a, है ना, और स्क्वायर का सेंटर था ये। अब स्क्वायर के सेंटर से मैं गया कुछ हाइट ऊपर, कितनी हाइट ऊपर चले गया, a/√2 की हाइट पे चला गया, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q0, और स्क्वायर के कॉर्नर पे, सब कॉर्नर पे Q चार्ज है, स्क्वायर के हर कॉर्नर पे Q चार्ज है, और मैंने स्क्वायर के सेंटर से वर्टिकली ऊपर गया और Q0 चार्ज रख दिया। उस Q0 पर बाकी सबकी वजह से फोर्स क्या होगा बताओ। फाइंड द फोर्स ऑन दैट चार्ज Q0 ड्यू टू द अदर चार्जेस। करिए। Find the force on Q0 due to other charges. चलिए ट्राई। मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, ओके। ईशान का और ऋत्विक का, अर्णव गलत है आपका। ईशान, ऋत्विक, दोनों में से किसी एक का तो गलत है ना, वापस ट्राई करिए, किसी एक का तो गलत है। आंसर विल नॉट बी 0। ऋत्विक सही लग रहा है मुझे आपका, निश्चित ठीक है। चलो मैं भी करता हूं, करूं मैं। y की वैल्यू आई थी d/2√2। ओके ईशान, निमित सही लग रहा है।
ईशान ठीक है। आयुष ठीक है। दक्ष कुछ मिस्टेक है बेटा। रक्षित ठीक है। पार्थ आंसर टू एवरीवन नहीं देना चाहिए कभी भी। एंड एफ की वैल्यू क्या है बताई नहीं आपने, तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता। चलो देखते सॉल्व करते। तो पहले किसी एक चार्ज से फोर्स कितना होगा पहले तो ये सोचते हैं। तो उसके लिए किसी एक चार्ज को इस चार्ज से ज्वाइन करते हैं, जैसे इसको इससे ज्वाइन करा। नाउ दिस वाज अ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे से परपेंडिकुलर ऊपर गए थे हम। स्क्वायर के सेंटर से किसी भी कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी इट इज हाफ ऑफ द डायगोनल। इट इज हाफ ऑफ द डायगोनल। टोटल डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये ए तो शुड बी √2a। total diagonal of square is √2a, so half of diagonal is a by √2. half of diagonal is a by √2. this is a by √2 and perpendicular गए थे यहाँ। अरे ये by √2 ये by √2 दोनों ही सेम लेंथ है, तो 45 एंगल हो जाएंगे। दिस एंगल 45, दिस एंगल इज आल्सो 45, और ये a by √2 के स्क्वायर का ऐड करो तो ये a हो जाएगा। इसका मतलब वो जो Q0 है उसकी Q से डिस्टेंस a है, सिमेट्री से सभी चार्ज से डिस्टेंस a हो जाएगी। तो हर चार्ज का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो तो हो जाएगा kq²/a²। सबसे डिस्टेंस a ही है ना। अब फोर्स जो आएगा वो आने वाला है इस तरह से, और उसका देखो वर्टिकल से कुछ एंगल है 45 डिग्री। वर्टिकल से एंगल है 45 डिग्री। और अगर सारे चारों चार्जेस सोचो ना ऐसे, तो चारों का फोर्स ऐसी वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे होगा सबका। इधर वाले का वर्टिकल से 45, इधर वाले का वर्टिकल से 45, यहाँ का वर्टिकल से 45, इसका वर्टिकल से 45, सब वर्टिकल से 45 पे ऐसे ऐड हो जाएंगे। उन चारों को वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, और अलोंग जो नीचे कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे सिमेट्री से। सिमेट्री से दिख रहा है सबका वर्टिकल ऐड होना चाहिए। तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन should be 4 times this force और उसका कंपोनेंट। एंगल कितना है 45, तो cos 45 ले लेना। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो 4kq²/a², cos 45 is 1/√2, so this is 2√2 kq²/a²। this should be the answer। मैक्सिमम बच्चे यही दे देते मुझे। वेरी गुड, समझ में आया? देखिए अच्छे से बताइए सब बच्चे, इज दिस क्लियर? यस सर, वो एंगल 45 क्यों आया? क्योंकि ये डिस्टेंसेस इक्वल है ना बेटा। ये a by √2 है, ये a by √2 है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो 90, तो बाकी दोनों एंगल अब आइसोस्केलस से तो 45 ही तो होना चाहिए। ठीक है, थ्रू क्लियर? ओके, एनी अदर डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट? कोई भी डाउट नहीं दिख रहा है? अगर अब इसके बहुत सारे वेरिएशन है। तुम्हारे बिगिनर बॉक्स में ऐसा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, और उसमें चार्जेस को बदल भी दिया उन्होंने ऐसा कर दिया कि आगे वाले नेगेटिव कर दिए, पीछे वाले पॉजिटिव है नीचे। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। मैं सब नहीं करा रहा, थोड़ा आपको एक कराया, बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, दिमाग लगाना थोड़ा। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ 3D वीडी के भी क्वेश्चन लिखे। एक क्वेश्चन और देखते, एक क्वेश्चन और देखते। ये आपके मॉड्यूल में से ले रहा हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन ले रहे हैं। दिस इज XYZ एक्सिस एंड देयर इज अ क्यूब, देयर इज अ क्यूब। एक क्यूब है यहाँ पर लाइक दिस। ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब ऑफ कोर्स इक्वल है, ए होगी, और हर वर्टाइस पे चार्ज है क्यूब, हर वर्टाइस पे चार्ज है क्यूब। ठीक है, टोटल 4 और 4 8 चार्जेस हो जाएंगे। अब किसी भी एक चार्ज पे, ये वाले चार्ज पे, इस वाले चार्ज पे
जो एकदम एक्स वाई जेड एक्सिस में सबसे दूर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के ए, ए। इस पर नेट फोर्स क्या है बताओ? नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, नेट फोर्स ऑन दिस, एफ नेट वेक्टर ऑन क्यू स्टार। करो। वेक्टर्स का थोड़ा यूज होगा अब यहाँ पे, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जरूरत पड़ेगी आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एक क्यूब है, क्यूब के साइड्स जो है, 3 साइड तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट दिखाई है मैंने, और बाकी साइड्स उनके पैरेलल है। क्यूब कैसा है दिख रहा है आपको? क्यूब की साइड लेंथ ए है, सब बटा इस पे चार्ज क्यू है, देयर इज अ स्पेशल चार्ज क्यू स्टार व्हिच इज एट अ कोऑर्डिनेट ए, उस पर नेट फोर्स क्या है? तो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपकी। आप इस चार्ट पे फोर्स निकालने के लिए आप एक काम करिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ यूज करिए, बिकॉज अदरवाइज है ना एंगल्स वगैरह लिखना फोर्सेस के बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आपको फोर्सेस के बीच के एंगल्स वगैरह जब मेंटेन करना पड़ेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ विल बी बेस्ट चॉइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ जैसे हमने एक हेक्सागोन का क्वेश्चन करा था, तो हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप करा था, सिमेट्रिक चार्जेस के पहले फोर्स लिख के ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर भी कुछ वैसी स्ट्रेटेजी रखेंगे अपन, थोड़े एक जैसे चार्जेस को पहले फोर्स ऐड लिखकर ऐड कर लो। जैसे सबसे पहले जो जो चार्जेस ए लेंथ पर है, जैसे ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया और ये चार्ज हो गया, दिस 3 चार्जेस आर एग्जैक्टली एट लेंथ ए फ्रॉम दिस चार्ज। तो इनकी वजह से इससे जो फोर्स आएगा पहले तो वो लिख लेते हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो यहाँ फोर्स होगा, इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस साइड एंड दैट साइड इज पैरेलल टू जेड। इसकी वजह से जो यहाँ फोर्स आएगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स। इसकी वजह से जो फोर्स आएगा दैट विल बी पैरेलल टू वाई। तो 3 फोर्सेस तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस के पैरेलल ही आएंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा इनका? इनका मैग्नीट्यूड होगा k q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये पैरेलल है x एक्सिस के, दूसरा y एक्सिस के, तीसरा z एक्सिस के। तो इनको जस्ट मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, मैग्नीट्यूड के साथ इनके डायरेक्शंस बस ऐड कर दो, वेक्टर फॉर्म में जैसे इनको ऐड कर दिया तो टोटल फोर्स ऐसा आ जाएगा, है ना। तो इन 3 का फोर्स तो ये आ गया, है ना। मैग्नीट्यूड था सबका k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, डायरेक्शन थी एक की i कैप, एक की j कैप, एक की k कैप। दिस फोर्स इज इन j कैप डायरेक्शन, दिस फोर्स इज इन x कैप डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस चार्ज वो x में आ गया, इसकी की वजह से z में आ गया। तो इन तीनों को ऐड करके तो ये लिख दिया मैंने, है ना। डिवाइड एंड रूल टाइप का कर रहे हैं अपन, पहले इन 3 का फोर्स लिख दिया अपन ने। अब उसके बाद डायगोनल फेस के चार्जेस का फोर्स लिखते हैं। चलो, डायगोनल फेस मतलब ये हो गया, फेस डायगोनल पे एक चार्ज इधर आ गया और फेस डायगोनल पे एक चार्ज इधर आ गया। इन सबकी डिस्टेंस यहां से √2a होगी, सबकी डिस्टेंस √2a होगी, और इनको जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा इट विल बी अलोंग z एंड y, इनके मिड के अलोंग होगा, है ना।
इनके बीच वाला जो वेक्टर होगा, जैसे इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे, यहाँ कोऑर्डिनेट जो आएंगे इट विल बी a00, तो a00 से इसके बीच का जो वेक्टर होगा, दिस आर वेक्टर, दिस विल बी a माइनस ए आई, मतलब 0i, a माइनस 0j और a माइनस 0k, तो a माइनस ए आई, a माइनस 0j और a माइनस 0k। कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके इसके और इसके जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स थे उनका डिफरेंस लेके मैंने बीच का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। तो इनके बीच का जो फोर्स वेक्टर होगा वो इस आर वेक्टर के अलॉन्ग है। मुझे वो आर वेक्टर मिल गया, तुम इसे अरेंज करो। देखो ये aj प्लस ए के आ रहा है ना, तो ये मुझे आर वेक्टर मिल गया। इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो उसका √2a आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे इस आर वेक्टर का, इट शुड बी √2a। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा kq² अपॉन √2a²। और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा दैट शुड बी अलोंग दिस वेक्टर। सो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा aj प्लस ak बाय √2, वो लगाया। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ फोर्स आ गया। सिमिलरली अब इस चार्ज की वजह से जब फोर्स लिखेंगे और इस चार्ज की वजह से फोर्स लिखेंगे तो सिमेट्री है। अभी j और k आया है तो सिमेट्री से आगे आगे बढ़ा के लिख सकते हो आप। एक बार j और k आया है तो एक बार k और i आएंगे और एक बार i और j आएंगे, है ना, बिकॉज पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है। ये तीन चार्जेस है हमारे पास रेड रेड डॉट वाले, इन तीनों की वजह से सिमेट्रिक फोर्स आएंगे। तो एक का फोर्स जब j और k में आया है तो एक का i और j में भी आएगा, i और k में भी आएगा, तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया। तो टोटल 8 चार्जेस थे। एक पे फोर्स लिखना है तो बचे हुए 7 की वजह से लिखना है, बचे हुए 7 में से 3 और 3 6 का फोर्स लिख दिया मैंने। अब बच रहा है केवल ये जो ओरिजिन पे बैठा है, ओरिजिन पे बैठा चार्ज और ये चार्ज। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 और इस चार्ज के कोऑर्डिनेट a a a। तो यहाँ जो r वेक्टर बनेगा ओरिजिन से इस पॉइंट का, वो तुम जानते हो क्या बनेगा। दिस r वेक्टर विल बी ai प्लस aj प्लस ak। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r वेक्टर इज √3a, है ना। तो जो फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए kq² बाय √3a का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर कितना है, ए आई प्लस ए जे प्लस ए के अपॉन उसका मैग्नीट्यूड √3। सम ऑफ दिस फोर्सेस विल गिव यू नेट फोर्स। अब थोड़ा सा आपको अरेंज करना है, ऐड कवर्ड करके लिखना है और आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। तो मैंने किस तरह से करा, मैंने पहले तो डिवाइड एंड रूल टाइप की चीज करी। मैंने पहले तो सिमेट्रिक चार्जेस कहा थे, पहले उनका फोर्स निकालने की कोशिश करी। तो ये चार्ज और ये चार्ज, दिस 3 आर एट सेम डिस्टेंस a। तो इन तीनों का फोर्स देखा पहले, वो एक्स वाई जेड एक्सिस के पैरेलल है। तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, उनके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर, फिर फेस डायगोनल वाले चार्जेस का मैंने मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर लिख दिया। और आखिरी में बचा बॉडी डायगोनल का चार्ज, मतलब जो ओरिजिन पर है उसका। तो 7 चार्जेस बचेंगे 8 में से, उन 7 में से 3 और ये आखिरी ओरिजिन वाले चार्ज का फोर्स। अब इन सबको ऐड करके लिख दो तो यू विल गेट योर आंसर। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो मुझे कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिनोमिनेटर में a³ आएगा। अच्छा, मेरे से लिखने में एक मिस्टेक हुई है। मेरे से लिखने में मिस्टेक हुई है, इसका मैग्नीट्यूड √2a था ना, तो मैंने यहाँ सिर्फ √2 लिख दिया। मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई है, मुझे यहाँ a भी लिखना था और यहाँ भी a लिखना था। तो अब देखो तुम्हारा a³ आ रहा है डिनोमिनेटर में। अब फाइनल आंसर इन सबको ऐड करके लिखो। फाइनल आंसर भी निकाल देता हूं मैं। चलो, पहले टर्म में kq² बाय a² है, यहाँ पर भी kq² बाय a², यहाँ पर भी kq² बाय a² कॉमन लो, तो kq² बाय a² तो कॉमन लिया। यहाँ i, अच्छा यहाँ क्या क्या बचेगा, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा सिर्फ, है ना। अंदर एक √2 भी है तो यहाँ 2√2 बन गया। 2√2 के साथ ये सब a तो कैंसिल हो गए, 2 बार i वाले टर्म है, तो न्यूमरेटर में 2 बार i वाले टर्म है, डिनोमिनेटर में 2√2 सब में आएगा i कैप, और वहां पर भी i कैप था तो +1, और यहाँ पर i के साथ a बाय √3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर विल बी 3 बाय √3 a, तो एक 1 बाय √3 √3 का टर्म हो जाएगा। यही i में, यही j में, यही k में।
ये आ जाएगा फाइनल आंसर। सिमेट्री से आई जे के सारे कंपोनेंट इक्वल आ रहे हैं। मैंने आई के साथ क्या क्या आ रहा है वो देखा। आई के साथ यहाँ पे 1 था, इस वाले एक्सप्रेशन में आई के साथ क्या था, आई 2 बार है तो 2/√2 और बाहर का एक 2, तो 2/2√2, और लास्ट वाले टर्म में आई के साथ 1/√3 और बाहर का एक 3, तो 1/3√3। तो ये आई के साथ, ऐसे जे के साथ भी है, तो फाइनल आंसर। चलो, इज दिस क्लियर? सभी बच्चे देख लीजिए। निमित, इज दिस क्लियर? यस, ओके, बच्चे से यस बोल रहे हैं मुझे। तो इस तरह से अपन ने फाइनल आंसर लिख दिया। तो थोड़ा सा वेक्टर्स काफी यूज हो गया इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करा अपन ने। ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है जो मैंने लिया है ना। चलो, अब आपका बिगिनर बॉक्स 1 के काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हमको अभी हमारा बचा है उसमें क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन हो गया अपना, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस वाला पॉइंट बचा है, एसएचएम होने का पॉइंट बचा है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखेंगे, एसएचएम कब हो सकता है, एसएचएम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन जिसमें एसएचएम हो रहा होगा, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स, जैसे एक रॉड की वजह से कुछ पॉइंट चार्ज पे फोर्स, तो इंटीग्रेशन वगैरह लगता है वहां पे, ऐसे क्वेश्चन बचे। तो इतनी चीजें बची अपनी, नेक्स्ट क्लास में ये सब कोशिश कर लेंगे पूरा करने की, और बाकी की चीजें आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा, जो बिगिनर बॉक्स में क्वेश्चंस काफी सारे हो जाएंगे आपके। चलिए।